देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे गणेश जोशी ने कनखल में हरिहर आश्रम पहुंचकर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए गणेश जोशी ने कहा कि हरीश रावत ने 2016 में उन्हें जेल भेजा गया था और जेल से आने के बाद उन्होंने हरीश रावत के हार के लेकर वही भविष्यवाणी की थी। सही साबित हुई। हरीश रावत मुख्यमंत्री रहते हुए 2 सीटों से हारे और इसके बाद लगातार हार रहे हैं और इसलिए अब उन्हें हरिद्वार में ही वहीं आपको बता दें कि आकर भगवान के चरणों में आना होगा। पहाड़ों में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल लिया और बदलते मौसम को देखते हुए उत्तराखंड मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से सटीक साबित हुई। अल्मोड़ा में अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश और ओला से तापमान में गिरावट आई है। उत्तराखंड सरकार के लिए खनन एक राजस्व का बहुत बड़ा जरिया है और जिसके लिए सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है। समय समय पर राजस्व बढ़ोतरी और राजस्व चोरी रोकने के लिए शासन और प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में खनन सचिव ने बातचीत के दौरान कहा कि सरकार के लिए राजस्व बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए जो टारगेट निर्धारित किया गया है उसको हर महीने हासिल करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए 3 एजेंसियां GMBN, KMVN और वन विकास निगम द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसके अधिकारियों के हर हफ्ते ब्रीफिंग की जा रही है। और उन्होंने राजस्व चोरी को लेकर कहा कि जहां पर भी ऐसी शिकायतें आ रही है वहां पर ड्रोन सिस्टम या फिर उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि राजस्व चोरी को नकेल कसी जा सके। जैसा कि आप जानते हैं, खनन एक महत्वपूर्ण विभाग है जो राजस्व में कंट्रीब्यूट करता है और हम लोग का जो टारगेट है वो पिछले साल 575 करोड़ था। हम लोग पूरा नहीं हालांकि अचीव कर पाए। उसमें तमाम इश्यूज थे, बहुत सारे कोर्ट केसेस थे, बहुत सारे और प्रॉब्लम हुई। तो इस साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बैठक लेके उसमें निर्देशित किया है कि हम लोग जो मंथली टारगेट है उसको अचीव करने का प्रयास करें और जो डिटेलिंग है, जैसे हम लोग विभाग हैं, हमारे तरफ से 3 गवर्नमेंट एजेंसीज काम करती हैं, वन विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम। इसके अलावा प्राइवेट जो पट्टे होते हैं या जो स्टोन क्रशर्स होते हैं वो प्राइवेट लोग करते हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से ठोस पहल की जा रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने चिकित्सालयों में रेडियोलॉजिस्ट की कमी को लेकर कहा कि जल्द ही इसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और कई डॉक्टरों को रेडियोलॉजिस्ट की 6-6 महीने की ट्रेनिंग देकर इस कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और उन्होंने यह भी कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टरों को अच्छी सैलरी पैकेज पर रखने के लिए भी पोस्ट निकाला जा रहा है। देखिए, रेडियोलॉजिस्ट की कमी अब इसलिए नहीं होगी कि अब हमने सभी हॉस्पिटलों में PG करने पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। साथ में ये भी कर रहे हैं हम कि जो हमारे गायनो वाले डॉक्टर हैं या अन्य डॉक्टर हैं जो कि 6-6 महीने का रेडियोलॉजिस्ट का कोर्स उनसे करा रहे हैं। एम्स से भी करा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज से भी कराएंगे। मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट की भी दिक्कत नहीं होगी। साथ में हम ये भी कर रहे हैं कि जो अच्छे डॉक्टर हैं, सर्जन हैं,
उत्तराखंड में अटल उत्कृष्ट स्कूलों के खराब प्रदर्शन ने शिक्षा विभाग की पोल खोलकर रख दी और प्रदेश में पुराने स्कूलों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय का नाम देकर सीबीएसई बोर्ड ने संबोधित किया गया था और अब प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इस पर अपनी सफाई देते रहे हैं। और इस बार हाई स्कूल के 8,499 छात्रों में से केवल 5,141 बच्चे ही पास हो पाए हैं। वहां इंटरमीडिएट के कुल 12,534 छात्रों में से 6,454 छात्र ही पास हो पाए हैं। आपको बता दें कि हिंदी माध्यम से पढ़ रहे छात्रों को अचानक पढ़ाई अंग्रेजी में करनी पड़ी, जिससे उनकी कठिनाइयां और बढ़ गई और वहीं स्कूलों का नाम बदलकर उन्हें इनके हाल पर ही छोड़ दिया गया है। अब प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत अपनी सफाई में इंग्लिश माध्यम में परीक्षा की वजह से अच्छे रिजल्ट न आने की बात कह रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि इस बार हमारा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है और 8% से लेकर 9.5% रिजल्ट हमारा उछाल आई है। जहाँ तक अटल स्कूलों की बात है तो वो सीबीएसई सिस्टम था और पहली बार हमारे बच्चे जो है अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देने गए, उसकी भी हमने समीक्षा कर दी। उसका भी एक अच्छा हम वो बना रहे हैं कि बच्चे कैसे हमारे उन स्कूलों में भी अच्छे ढंग से पास हों। और साथ में हमने एक बड़ा निर्णय कर दिया कि जो भी बच्चे फेल हो रहे हैं वो अंक सुधार परीक्षा इस बार दे सकते हैं। ये भी देश का पहला राज्य हो गया है कि अब बच्चे अंक सुधार भी दे सकते हैं। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और डाईवाला से विधायक बृजभूषण गोरेला ने कहा है कि लगातार हमारे द्वारा बूथ सशक्तिकरण का अभियान तेज किया जा रहा है और हमारे सभी शक्ति केंद्र सक्रिय हो चुके हैं और जिला कार्यकारिणी और विधानसभा स्तर पर कई बैठकें हो चुकी हैं और इस समय हमारा फोकस आगामी 30 मई से 30 जून तक होने वाले महाजनसंपर्क अभियान पर है। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरा संगठन लग गया है और केंद्र में हमारी सरकार को 9 साल हो गए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पूरे देश के अंदर विकास की किरणें बही हैं। हमारे उत्तराखंड के अंदर भी और मेरी विधानसभा के अंदर भी बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं। अभी हम लोग विकास के उसको लेकर चल रहे हैं कि जो हमने 9 साल में हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, राज्य सरकार ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, उसको लेकर के हम लोग लगातार कर रहे हैं। अभी हमारे इससे पहले बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम हुए, अभी हमारे बूथ गठित हो गए हैं, हमारे शक्ति केंद्र सक्रिय हो गए हैं पूरे मंडल और हमारे जिला कार्यकारिणी और विधानसभा की दृष्टि से भी हमारे पूरी बैठकें हमारी हो गई है। महानगर कांग्रेस द्वारा चंद्राचार्य चौक पर मोदी सरकार के महिला पहलवानों एवं देश के खिलाड़ियों के प्रति तानाशाही रवैया के विरोध में पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि महिला पहलवान पिछले 1 माह से जंतर मंतर पर बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठी हुई है, लेकिन अफसोस की बात है कि जिस दिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, दूसरी तरफ देश के खिलाड़ियों के साथ पुलिस की बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हो रही थी और उनके खिलाफ आनन फानन में दर्ज किए हुए मुकदमे इस बात का सबूत है कि देश की सत्ता अपने खिलाफ उठती हुई हर एक आवाज से डरती है। जो हमेशा हर प्रतियोगिता में भारत के लिए पदक जीत के आई है, भारत की आन बान शान है, उन बेटियों के ऊपर जब वो एक जायज मांग कर रही थी, एक हिंदुस्तान के बहुत ही नामचीन गुंडे और अपराधी जिसके खिलाफ पोस्को का मुकदमा दर्ज है बृजभूषण सिंह शरण के खिलाफ, उसके शोषण के खिलाफ वो धरने पर बैठी हैं और मुकदमा दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कल नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ राष्ट्रपति का, एक आदिवासी राष्ट्रपति महिला का अपमान करके उन्होंने अपने आप को हिटलरशाही तरीके से इस तरह संसद का उद्घाटन किया, वहीं दूसरी तरफ उनकी पुलिस ने और गृह मंत्री के संरक्षण में, अमित शाह के संरक्षण में उन बेटियों के साथ बहुत बर्बरता की है, लाठीचार्ज किया है। हम इसकी निंदा करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और श्यामपुर कांगड़ी स्थित बाबा वीरभद्र सेवाश्रम न्यास आश्रम के परमाध्यम
परमाध्यक्ष स्वामी गर्भगृह महाराज के 15वें संन्यास दीक्षांत समारोह में आज बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। और माया देवी मंदिर प्रांगण में आपको बताते हैं कि श्यामपुर कांगड़े स्थित आश्रम में संपन्न हुई। इसमें संत महंत सहित भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने भाग लिया। इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी गर्भगृह महाराज द्वारा बाबा वीरभद्र संगठन की स्थापना की गई। और साथ ही आपको बता दें, शिक्षा के साथ ही गरीब लड़कियों की शादी कराने का कार्य करेगा। और संन्यास दीक्षा के अवसर पर आश्रम में कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महामंडलेश्वर स्वामी गर्भगृह महाराज का कहना है कि आज संन्यास की दीक्षा के लिए, वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इसी उपलक्ष्य में आज दीक्षा समारोह मनाया गया है। और साथ ही आज हमारे द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई है जिसका कार्य देश भर में गरीब और अनाथ बच्चों की शिक्षा के साथ ही गरीब लड़कियों की शादी करवाना होगा। इस संगठन का नाम बाबा वीरभद्र सेवा संगठन है और यह कोई राजनीतिक धार्मिक संगठन नहीं है। जैसे कि हमारे संगठन ने आज शुरुआत की है, इस दिन को चुना है, हमारे संगठित हो गए लोगों ने एक नए संगठन का जो गठन किया है वो इसलिए नहीं किया कि हम कोई संकल्प लेके चलेंगे। ये हमारा दायित्व है, हमारी मजबूरी है कि हमें एक नया संगठन बनाना पड़ा। इस संगठन का कोई राजनीतिक और कोई किसी दल से लेना देना नहीं। ये हमने संगठन बनाया है समाज की सेवा के लिए, गरीब बच्चों की और अनाथ बच्चों की और कन्याओं की सेवा करता रहा है। हर गरीब तक पहुंचने का प्रयास करता है, लेकिन वो एक सीमित मात्रा तक हम लोग पहुंच पा रहे थे। आज इस संगठन के माध्यम से तो हमने पूरे नॉर्थ इंडिया में इसको आज एक साथ उतारा है, सभी व्यक्तियों को जोड़ के संगठित करके। भवन विद्यालय चंडीगढ़ का एडवेंचर एवं साइकिलिंग क्लब चंडीगढ़ से काठमांडू तक मैत्री 2023 का आयोजन करते हुए एक और असाधारण यात्रा लेकर आज काशीपुर पहुंचा। और यात्रा का स्वागत करते हुए तमाम लोगों ने युवा साइकिल चालकों के हौसले की सराहना की और साथ ही इस बात पर जोर दिया कि उनकी हिम्मत यात्रा सीमाओं पर पार करती है और जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए लोगों को प्रेरित करती है। मैं इस यात्रा का श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स खुद ही अंतर्राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस स्पोर्ट्स पर्सन हैं और उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे चैलेंजेस कर सकूँ। इसलिए मैं अपनी लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए कि मैं कितना साइकिल चला सकता हूँ, मेरे कितना सहनशीलता है, इसलिए मैंने नेपाल चूज़ करा। और नेपाल एक बहुत मेरी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि ये भवन विद्यालय पहला स्कूल है पूरे भारत का जो नेपाल जा रहा है और दूसरे देश में। कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं उसको जब जिया जाता है तो ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन होता है, मुझे लगता है, और ज़्यादा समझ आती है चीज़ों की। तो ये बच्चे जो पढ़ रहे थे आज वो सीख रहे हैं, असली में सीख रहे हैं, जैसे कि कैसे आपस में बातचीत करनी है, लोगों से कैसा व्यवहार करना है। जब वो उतरेंगे मैदान में तभी उनको समझ आएगा ये सब कैसे किया जाएगा, क्योंकि पढ़ाई किताबों में सीमित रह जाएगी तो मुश्किल होगा। इंडो नेपाल यात्रा इन बच्चों ने जो है भारत विद्या मंदिर अपने चंडीगढ़ से 27 सेक्टर 27 में इनका विद्यालय वहाँ से शुरू करी है। तो मैं इन बच्चों को पहले तो बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है और निश्चित रूप से साइकिल पर ये यात्रा करना 1300 किलोमीटर की, ये बच्चों के लिए एक बधाई का पात्र है ये। और ये यहाँ से जो है अपने यहाँ से सितारगंज होते हुए और फिर ये अपने नेपाल में प्रवेश करेंगे और इन्होंने काठमांडू तक की 1300 किलोमीटर की यात्रा करके जो है एक संदेश देना है मैत्री का कि हमारे भारत नेपाल से हमारे क्या संबंध हैं, किस तरीके की मित्रता है। इधर को एक मिनट है। काशीपुर बहुत ऐतिहासिक बना दीजिए माला बहुत 2-2 बार बनाओ।
द्वाराहाट के राजकीय स्नातकोत्तर और महाविद्यालय द्वाराहाट अल्मोड़ा छात्र संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि जगदीश चंद्र एवं संदीप आर्या के नेतृत्व में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात हुई और छात्र संघ अध्यक्ष मनोज ने अपनी महाविद्यालय के विषय को लेकर चर्चा करते हुए बताया कि महाविद्यालय में स्नातक 6 विषयों में चल रहा है और 3 विषयों में स्नातकोत्तर चल रहा है। छात्र संघ में अपनी बात रखते हुए कहा कि स्नातक में अन्य विषय भी बढ़ाई जाए जैसे कि भूगोल, संस्कृत, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, साथ ही स्नातकोत्तर में वहीं हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, जिसके लिए हमारे क्षेत्र के छात्र छात्राओं को इन विषयों का लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि राजकीय इंटर कॉलेज में इन विषयों का ज्यादा प्रचलन होने के कारण कॉलेज में यह विषय न होने के कारण विद्यार्थियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही छात्र संघ परिषद ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को द्वाराहाट महाविद्यालय आने का निमंत्रण पत्र दिया, जिस पर मंत्री ने आमंत्रण पत्रिका करते हुए वहीं जल्द से जल्द आने की स्वीकार करते हुए छात्र का मान बढ़ाया और छात्र संघ अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में मैं आपको बता दें कि धन्यवाद ज्ञापन दिया। विकासनगर तहसील परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अगुवाई में विभिन्न क्षेत्रीय समस्याओं और मामलों को लेकर कांग्रेस ने ये विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर करण मेहरा ने कहा कि प्रदेश सरकार अधिक्रमण के नाम पर पट्टाधारी गरीब लोगों को भी उजाड़ने का काम कर रही है। प्रदेश में आज आम आदमी त्रस्त है और प्रदेश सरकार अपनी तानाशाही में मस्त है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और जिसका जीता जागता सबूत विकासनगर क्षेत्र में शक्ति की मरम्मत के नाम पर सामने आ रहा है। में इस समय बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। पी कार्स में शटडाउन किया गया है और ये ऐसे समय में जिसमें बिजली के दाम चौथी बार सरकार बढ़ा चुकी है 1 साल के अंदर और अब अगली बार और बढ़ाया जाएगा, जहां प्राइवेट कंपनीज को 200 करोड़ रुपए के भुगतान किए गए हैं बिना 1 यूनिट बिजली लिए हुए। वहीं शक्ति नहर में दोहरा मार करी जा रही है। एक तो खनन का अवैध कारोबार चल रहा है जिससे सरकार को रेवेन्यू का लॉस है। उन्होंने इस उत्तराखंड की भूमि को उसके सीने का पता लग जाए कि कांग्रेस पार्टी आपके लिए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज परिसर में रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान रोजगार मेले में सिडकुल की कई कंपनियों द्वारा 2500 पदों के लिए साक्षात्कार शुरू किया गया और इस मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार जहां एक और सरकारी भर्तियां में तेजी लाकर युवाओं को रोजगार दे रही है, तो वहीं निजी क्षेत्रों में भी तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को रोजगार के पूरे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। हम अपने युवकों को और अपने बेटे बेटों को रोजगार देने की कोशिश करते हैं। उसी की यह एक कड़ी है कि हमने आज हल्द्वानी में रोजगार देने के लिए रोजगार मेला शुरू किया है, जिसमें कई कंपनीज आज यहाँ पर आ रही हैं। मुझे उम्मीद है कि जिसकी जैसी योग्यता है, योग्यता के आधार पर काफ़ी लोगों को आज रोजगार मिलेगा। और जो केंद्र सरकार ने कहा है पहले कि हम सरकारी रोजगार भी दे रहे हैं। गैसकॉप विश्व में सबसे बड़ी स्टाफिंग कंपनी है और भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली कंपनी है। हमारे तकरीबन इंडिया में 5 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं और हम प्रतिवर्ष तकरीबन 1 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं और पर मंथ हमारा औसतन रोजगार 20 से 25 हज़ार लोगों को देते हैं। तो जो रही जो एम्प्लॉयमेंट की बात और जो सैलरी की बात, वो गवर्नमेंट का एक डिसाइडेड होता है कि स्किल्ड कैटेगरी या सेमी स्किल्ड कैटेगरी या उनको हाईली स्किल्ड कैटेगरी में हायरिंग करना है, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। रोजगार मेले का लाभ लेने तो आए हैं। मेन मुद्दा हमारा यही नहीं है कि रोजगार तो सर मिल भी जाएगा,
पर मीन क्या है कि हमको सैलरी कितनी देंगे? उत्तराखंड का ग्रेड पे ही 6200-6500 है सर। उसमें आदमी कमरा लेगा, किराए पे रहेगा, रहना करेगा, खाना करेगा सर, उसमें बचेगा क्या? और हम प्राइवेट नौकरी में अगर जाते हैं तो 62-6500 उत्तराखंड का ग्रेड पे है। इसी के मुकाबले दिल्ली में लिया जाए तो करीबन 14 से 15 हज़ार रुपये ग्रेड पे है सर। वहाँ पर अगर वहाँ जाएगा बंदा, रूम रेंट ले करेगा, वो आराम से रह सकता है। हम 6000-7000 में क्या कर पाएंगे सर? सर मैं जैसे यहाँ पे आया था, मैं इससे पहले भी हरिद्वार में एक बार गया था, वहाँ पे भी रोजगार मेला लगा था पिछले वर्ष। तो वहाँ पे 6-7 महीने के लिए अप्रेंटिस के लिए लड़कों को रखा गया था। ITI मांगा था आधा से ज़्यादा, तो उसके बाद बच्चों को 6 महीने बाद युवाओं को हटा दिया गया। उनको बोला कॉल आएगी, और उसके बाद कोई कॉल नहीं आया, ना कोई रिस्पॉन्स आया वहाँ से। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं भीड़ तो है, लेकिन युवा जो भी हैं मतलब खुश नहीं है। 10-12 हज़ार में मतलब युवा क्या करेगा? मेन है यहाँ का जो युवा, मतलब अभी यहाँ पे जो वेतन है उत्तराखंड का बहुत कम है। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरमुख सिंह के नेतृत्व में हरिद्वार में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें किसान मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार पर जमकर बरसे। किसान नेताओं का कहना है कि जिस तरह से सरकार ने पहलवानों की दुर्गति की है वह दुखद है। साथ ही किसान नेता गुरमुख सिंह ने कहा कि मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जंतर मंतर पर पहलवान बेटियों की दुर्गति की जा रही है और उन पे झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। और केजरीवाल सरकार ने खाद में वही हजारों किसानों के ऊपर बुलडोजर बर्बाद कर दिया। और आपको बता दें, साथ ही उन्होंने किसान नेता ने कहा कि यहां से फारिग होकर किसानों की टोली बेटियों के समर्थन के लिए दिल्ली जाएंगे। जो जंतर मंतर के अंदर बृजभूषण ने जो इतना बड़ा सिस्टम को चलाकर मोदी जी ने एक ही बात कही थी, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। वो मेरा मुद्दा है कि जो बेटी कहाँ गई और जिसको पढ़ाना था लिखाना था, आज वही बेटी जो दुनिया से कोने कोने से आवाज़ उठकर आ रही है कि उन्हीं बेटियों के ऊपर आज 2 महीने से जो बेटियां बैठी हुई हैं उनके अंदर इतना बड़ा लाठीचार्ज करवाकर उनके साथ क्या हो रहा है, ये आपने कल देखा होगा क्या है। दूसरी बात, जितना भी हमारे खापे हैं वहाँ हरियाणा की, पंजाब की, जितने भी हमारे संगठन हैं उस बेटी के साथ खड़े हुए हैं, इसमें कोई बात नहीं है। मेरा यहाँ सीवर है और सीवर यहाँ ख़त्म होने के बाद हमारा पूरा सिस्टम जो है अंदाता का किसान यूनियन के मेरे पहले भी श्री सिल्लर जी जो मेरे प्रधान है दिल्ली के अध्यक्ष हैं, वो अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ हर रोज़ उस धरने पे बैठते हैं। अपने हाथ का भैया, क्या ये बात सच है जी? आपकी मेहनत। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का फिर से बुलडोजर चला है। बता दें कि पतरामपुर में सरकारी रास्ते से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। वहीं प्रशासन का लोगों ने भी भारी विरोध किया है और मामले पर उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है और 29 लोगों को नोटिस दिया गया था, जिसमें 29 से ज्यादा लोग अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं। हम लोगों ने आज ये जो कार्रवाई चल रही है ये पतरामपुर में चल रही है, तो इसमें हम लोगों ने 29 लोगों को यहाँ पर नोटिस दिया हुआ था, जिसमें कि 29 से ज़्यादा स्ट्रक्चर आ रहे हैं जो अतिक्रमण की जद में हैं। यहाँ पर सरकारी अभिलेखों में जो रास्ते हैं, जो खाद के गड्ढे हैं, उसमें अतिक्रमण किया गया है, तो उसी के इसमें यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। हाँ, ये लगातार ये कार्रवाई चल रही है क्योंकि शासनादेश है कि जो भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है उसे लिया जाएगा और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण अगर ये कहें तो उनका प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें कि हमारी जितनी भी सरकारी भूमि है वापस ही सरकार में मिलाई जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां DMMC सभागार में वहीं मानसून से पूर्व की तैयारियों को लेकर राज्य के समस्त जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई। बैठक में IG SDRF रिद्धिम अग्रवाल और अपर सचिव आपदा प्रबंधन वहीं सवीन बंसल उपस्थित रहे और बैठक में राज्य स्तर के समस्त लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
दहेज को लेकर महिलाओं को परेशान किया जाता है और इसी को रोकथाम के लिए जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मौलानाओं के साथ महिला की सुरक्षा को देखते हुए 28 बिंदुओं का फरमान जारी किया है। और इस फरमान में लड़की के परिवार को दहेज ना देने के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं के खाने का अलग इंतजाम जैसे भी महत्वपूर्ण बिंदु है। और जो लड़का परिवार इन बिंदुओं से अलग होकर शादी करता है तो उसका जसपुर स्थानीय निवासियों के साथ मौलाना भी खुलकर विरोध करेंगे। इस फैसले के बाद एक तरफ से सियासी पारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष सायरा ने आपको बता दें कि बताया कि महिलाओं की आज़ादी पर हनन है और वह इस मामले को आयोग में लेकर जाएंगे। और तो दूसरी ओर इस फरमान को लेकर मुस्लिम महिलाओं में एक खुशी का माहौल बना हुआ है। महिलाओं का कहना है कि गरीब परिवार कर्जे में बनकर अपने गरीब बेटियों की शादी करता है, अब उसे मालिक वहीं आपको बता दें साथ ही कि उसका उत्पीड़न होने से बचेगा। और इस फैसले का स्वागत करते हुए मुस्लिम महिलाओं ने बताया कि फरमान जसपुर के साथ साथ पूरे भारत के अंदर होना चाहिए ताकि गरीब परिवार आसानी से अपनी बेटियों की विदा कर सके। और वहीं आपको बता दें कि सराय बानो के बयान पर मुस्लिम महिलाओं ने तीखे प्रहार करते हुए सराय बानो के नसीहत दी है। और स्थिति ये हो गई है कि वो खुद चुनाव नहीं करता। ये तो हमें बहुत अच्छा लगा है, इस्लामिक नज़रिए से बहुत अच्छा है। और वैसे भी हमारी लड़कियां आजकल बहुत ज़्यादा बेपर्दा हो चुकी हैं, स्कूल कॉलेजों के नाम पर बहुत ज़्यादा बेपर्दा हो चुकी हैं, जॉब के नाम पर बहुत ज़्यादा बेपर्दा हो चुकी हैं। और ये जो दोस्ती चल रही है फेसबुक की, व्हाट्सएप की, ये भी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारी मुसलमान लड़कियाँ हिंदुओं में जा रही हैं। वो बहुत ही गलत हो रहा है, सीधा जहन्नुम में जाने की तैयारी हो रही है, वो माँ बाप को भी ले जाने की तैयारी में है। तो ये फरमान हमें बहुत अच्छा लगा और माशाल्लाह सब इस पे काम करें, सारे माँ बाप सारे भाई सब इस पे काम करें और अपनी लड़कियों को रोकें। और ये जो शादियों में बेफजूल खर्चियाँ हो रही हैं ये भी बचेंगी और बेपर्दगी बचेगी। और हमारा इस्लाम जो है हमें इतने पर्दे में रहने की पहली मुसलमानों के लिए और औरतों के लिए पहला दीन ही पर्दा है। जैसे कि जसपुर में लगी फरमान जारी किया मौलवियों द्वारा, उसमें जो है महिलाओं के लिए बहुत ही बंदिश लगाई गई है। उसमें जो है पर्दा प्रथा को जोड़ दिया गया है और मोबाइल और फेसबुक पर इसका यूज़ नहीं कर सकती हैं और कॉलेजों में बुर्का पहन के जाना होगा लड़कियों को और हल्दी की जो प्रथा है वो खत्म करी जाएगी। और असल पहले मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है देश के अंदर जो सभी धर्मों का सम्मान करती है। और उसके अलावा जब भी ये फैसला कांग्रेस की समाज के सामने आया कि जसपुर में एक अच्छी पहल की गई है, उसको पढ़ा गया, समझा गया, उसके बाद देखा कि इसमें सारी ही बातें बहुत अच्छी हैं और ये एक तरह से ये कांग्रेस की नहीं मतलब एक इस्लामी एक अच्छी पहल है, कांग्रेस के लिए भी है और देश के हर नागरिक के लिए अच्छा है। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पहल ये है कि अगर कोई भी शादी होती है तो शादी में जो लड़की वाले हैं, जो गरीब माँ बाप हैं, जो बड़ी मुश्किल से ये चाहते हैं मेरी बेटी बड़ी हो गई अपने घर की हो जाए, वो अपने घर के लिए दहेज उनको इकट्ठा करना उनके लिए मुश्किल होता है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए उलमाए जसपुर ने जो ये कदम उठाया है माशाल्लाह बहुत अच्छा है और मैं उलमाए जसपुर को मुकम्मल मुबारकबाद देता हूँ कि वाकई में उन्होंने अच्छा काम किया है। और देखिए शादी के ताल्लुक़ से जो उन्होंने कुछ नियम लागू किए हैं, हालांकि माशाल्लाह वो किसी कदर बहुत बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उलमाए जसपुर ने बाकायदा इसकी मीटिंग की और सब लोग उनके साथ भी हैं, जनता के लोग भी हैं, नेता लोग भी हैं। देखिए जितना मैंने पढ़ा है तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है और उसको किस ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो जिनमें सुधार की ज़रूरत है, तो उसमें तो विस्तार से आप चर्चा करेंगे जब लोग बैठें, समाज बैठे, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें जैसे मोबाइल फ़ोन की बात हुई है, पर्दे वाली बात है, कुछ जिससे लड़कियों को कहा गया है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कुछ सुधार की ज़रूरत भी है। कुल मिला के अच्छी पहल है। कहना है नहीं, मुझे लगता नहीं कि उसमें महिलाओं की आज़ादी कहाँ से इफेक्ट हो रही है। ठीक है, एक अच्छा से आपने कोशिश की, समाज ने कोशिश की, लेकिन उसमें ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा कि लड़कियों की या महिलाओं की आज़ादी पर कहीं इसमें कोई दिक्कत है। और
जिस तरीके से वहाँ पर्दे का ध्यान रखने की बात कही गई है, मैं समझता हूँ कि इस्लामिक तरीके से ये सब चीज़ें ठीक हैं।